जय हिंद दोस्तों, रक्षित कन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 नई जानकारियां लेकर आया हूं। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 3 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको उसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, आर्मी में क्लर्क भर्ती हुए तो होगा नुकसान। इससे बढ़िया बीएसएफ में क्लर्क भर्ती हो जाए जवान। जहां दोस्तों कुछ जवान मेरे से पूछते हैं कि सर मैं बीएसएफ में जाऊं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में जाऊं या फिर मैं आर्मी में भर्ती हो जाऊं, सबसे ज्यादा पेंशन और सैलरी मेरी किस में बनेगी, बीएसएफ में या फिर आर्म फोर्स में, आर्मी में। तो दोस्तों एक छोटा सा कंपैरिजन मैं आपको समझाऊंगा कि आपकी पेंशन और सैलरी किस में सबसे ज्यादा बनेगी अगर आप बीएसएफ में भर्ती होते हैं या फिर आर्मी में भर्ती होते हैं। इसकी जानकारी दूंगा आगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, कुछ अच्छे संगठन है जो अच्छा प्रपोजल बनाकर दे रहे हैं वेतन आयोग को, लेकिन कुछ मूर्ख संगठन है जो बेकार का प्रपोजल बनाकर दे रहे हैं वेतन आयोग को। जी हाँ दोस्तों, एक खबर छपी है एक अखबार में, जिसमें दोस्तों कई संगठनों में से किसी संगठन ने, जो कि एक मूर्ख संगठन है, उन्होंने 8CPC को प्रपोजल दिया है और उसमें डिमांड रखी है कि अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर संगठन इस तरीके की डिमांड दे रहे हैं वेतन आयोग को तो वो सबसे बड़े मूर्ख संगठन है। जी हाँ दोस्तों, इसकी जानकारी आगे दूंगा कि अगर आपको अलग अलग लेवल वाइज, अलग अलग रैंक वाइज अगर आपको अलग अलग फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तो किस तरीके से आपको नुकसान होगा, तो इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा जो इनकी रिपोर्ट आई है, आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा और ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, कई पूर्व सैनिकों को दोनों में से कोई एक चीज जैसे एफएमए या फिर ईसीएचएस की फैसिलिटी नहीं मिल रही। लेटेस्ट रूल क्या है, दोनों में से कोई एक चीज लेने का। जी हाँ दोस्तों, कई पूर्व सैनिक हैं जिनको ईसीएचएस की फैसिलिटी नहीं मिल रही और ना ही पेंशन में 1000 रुपए दिए जा रहे हैं एफएमए का। तो मैं आपको समझाऊंगा कि दोनों में से किस तरीके से आप एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं और उसके आधार पर आप बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप ईसीएचएस की फैसिलिटी ले रहे हैं, अगर ईसीएचएस की फैसिलिटी को बंद कराकर आप पेंशन में 1000 रुपए लेना चाहते हैं तो किस तरीके से लेंगे। अगर आप एफएमए का पैसा ले रहे हैं 1000 रुपए, अगर उसे बंद कराकर आप मेडिकल की फैसिलिटी लेना चाहते हैं, ईसीएचएस की फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो किस तरीके से लेंगे। सारे रूल्स रेगुलेशन में आपको समझाऊंगा कि दोनों ऑप्शन में से किस तरीके से आप कोई एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। सारे रूल्स रेगुलेशन सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों बस यही 3 जानकारियां हैं जिन पर मैं बात करूंगा, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 35% और कितनों ने किया है? 64%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है, आर्मी में क्लर्क भर्ती हुए तो होगा नुकसान। इससे बढ़िया बीएसएफ में क्लर्क भर्ती हो जाए। जी हाँ दोस्तों, एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट में आपको समझाऊंगा कि किस में सबसे ज्यादा फायदा है पे, पेंशन, सैलरी में, बीएसएफ में जाने पे या फिर आर्मी में जाने में। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको पैरामीटर समझाऊंगा। एंट्री लेवल रैंक बीएसएफ में है हेड कांस्टेबल। जी हाँ दोस्तों, हेड कांस्टेबल आप भर्ती हुए। फिर आर्मी में आप सोल्जर भर्ती होते हो। तो दोस्तों यहाँ पे रैंक का कंपैरिजन है कि बीएसएफ में क्या बोला जाता है किसी जवान को या फिर आर्मी में क्या बोला जाता है। तो बीएसएफ में हेड कांस्टेबल और आर्मी में सोल्जर। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं पे लेवल की 7CPC के अनुसार, तो दोस्तों यहां पे बीएसएफ में हेड कांस्टेबल एक भर्ती है लेवल 4 में। फिर दोस्तों आर्मी में एक सोल्जर भर्ती है लेवल 3 में। जी हाँ दोस्तों, पे लेवल बीएसएफ में है लेवल 4 का और आर्मी में है लेवल 3 का। अब बेसिक पे में भी यहाँ पे डिफरेंस है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बीएसएफ में जाते हो तो दोस्तों आपका पे लेवल स्टार्ट होगा लेवल 4 से, तो आपकी बेसिक को स्टार्ट होगी 25,500 से, 25,500 से स्टार्ट होगी। लेकिन अगर आप आर्मी में भर्ती हुए तो लेवल 3 में आपकी बेसिक होगी, यानी एक सिपाही की बेसिक होगी स्टार्ट 21,700 से। तो दोस्तों बीएसएफ में ज्यादा आपको फायदा देखने को मिलेगा पे में, मिनिमम पे में।
बल्कि आर्मी में एक सिपाही की कम बेसिक पे है, मिनिमम पे है लेकिन कम है, तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी भी कम होगी आर्मी में। अब दोस्तों अगर मैं इन हैंड सैलरी की बात करूं, अगर मैं सैलरी की बात करूं कि बीएसएफ में एक जवान की किस तरीके से सैलरी होती है, अगर वो हेड कांस्टेबल है, दोस्तों इनकी सैलरी है 35,000 से 45,000 के बीच में, बल्कि आर्मी में एक जवान की है 30,000 से 40,000 के बीच में। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं क्लर्क का भी कंपैरिजन करूं, क्लर्क का, तो दोस्तों फायदा यहां पे बीएसएफ के जवान को है, बीएसएफ के क्लर्क को है, बल्कि आर्मी के क्लर्क को इतना फायदा नहीं है। फिर दोस्तों अगर मैं अलाउंसेस की बात करूं तो यहां पे बीएसएफ में डीए, एचआरए, टीए, रिस्क, बॉर्डर अलाउंस भी दिया जाता है बीएसएफ के जवान को। अगर मैं आर्मी में बात करूं तो डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, टीए मिलेगा, फील्ड मिलेगा, हाई एल्टीट्यूड अलाउंस मिलेगा और रिस्क अलाउंस भी मिलता है। ये सब अलाउंस दिए जाते हैं एक जवान को। फिर दोस्तों अगर मैं मिलिट्री सर्विस पे की बात करूं तो मिलिट्री सर्विस पे बीएसएफ में नहीं है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में नहीं है, उनकी सैलरी में या फिर पेंशन में मिलिट्री सर्विस पे का कोई रोल नहीं है। लेकिन जवानों को, आर्म फोर्स के जवानों को मिलिट्री सर्विस पे का फायदा दिया जाता है। जो हमारे जवान हैं, जेसू हैं, उनको 5,200 की मिलिट्री सर्विस पे दी जाती है, चाहे वो इन सर्विंग हो या फिर वो पेंशनर बन चुके हो, पूर्व सैनिक हो गए हो। तो दोस्तों मिलिट्री सर्विस पे का फायदा सर्विंग जवानों को भी मिलता है और जो पूर्व सैनिक है उनको भी दिया जाता है। फिर दोस्तों अगर मैं नेचर ऑफ ड्यूटी की बात करूं, ड्यूटी का नेचर क्या है, अगर मैं बीएसएफ की बात करूं तो दोस्तों यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव है, क्लरिकल है बीएसएफ में। अगर मैं आर्मी में बात करूं तो क्लरिकल भी है और साथ ही साथ मिलिट्री ड्यूटीज भी यहां पे निभानी पड़ती है जवान को। क्लरिकल भी है, क्लरिकल के साथ साथ मिलिट्री ड्यूटीज भी हैं। अगर मैं पोस्टिंग एरिया की बात करूं तो बीएसएफ में बॉर्डर एरियाज पे या फिर ऑफिस में। अगर मैं आर्मी में बात करूं तो फील्ड एरिया हो गए या फिर ऑपरेशनल जोन्स हो गए, जहां पे ऑपरेशन चलाए जाते हैं, जैसे कि बड़े बड़े दोस्तों कुछ ऐसे एरिया हो गए जहां पे काफी मुश्किलात भरी हैं, तो दोस्तों वहां पर उनको तैनात किया जाता है ऑपरेशनल जोन्स में। फिर अगर मैं रिटायरमेंट एज की बात करूं तो बीएसएफ में एक जवान रिटायर होता है 60 ईयर्स पे, 60 साल में। अगर मैं आर्मी में बात करूं तो दोस्तों ये कम एज में रिटायर हो जाते हैं, जैसे कि 35 से 40 साल के बीच में अप्रॉक्स। फिर अगर मैं पेंशन बेनिफिट की बात करूं तो दोनों में पेंशन का बेनिफिट मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं बीएसएफ में बात करूं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, तो दोस्तों यहां पर एनपीएस और यूपीएस भी लागू है। जी हां दोस्तों, जो 2004 के बाद अपॉइंट करे गए हैं तो उनके लिए यहां पे एनपीएस है या फिर यूपीएस है। लेकिन आर्मी में कोई एनपीएस यूपीएस नहीं है। उन सारे पेंशनर्स को ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में रखा गया है। सबको या तो ओआरओपी दी जा रही है या फिर लास्ट विड्रॉन का 50% पेंशन दी जा रही है, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा। लेकिन दोस्तों तब भी यहां पे बीएसएफ में सैलरी ज्यादा है। बीएसएफ में जो जवान है, क्लर्क हो गए या फिर दूसरे हो गए, उनकी सैलरी ज्यादा है एज पर कंपेयर टू आर्मी के जवान। अब पेंशन की बात करूं तो पेंशन भी यहां पे बीएसएफ के जो क्लर्क हैं, बीएसएफ के जो क्लर्क हो गए या फिर इनके जो रैंक हो गए, उनकी ज्यादा पेंशन है, क्योंकि दोस्तों इनकी क्वालिफाइंग सर्विस ज्यादा है, क्वालिफाइंग सर्विस ज्यादा है। मैक्सिमम इनकी सर्विस अगर मैं देखूं तो 33 साल की मैक्सिमम सर्विस है, मैक्सिमम। तो उसके हिसाब से इनकी ग्रेजुएटी, लीव इनकैशमेंट, पेंशन भी ज्यादा बनती है, क्योंकि इनकी रिटायरमेंट एज सबसे ज्यादा है 60 ईयर्स, जैसे कि सिविलियंस की होती है। लेकिन अगर मैं आर्मी की बात करूं तो इनकी क्वालिफाइंग सर्विस यहाँ पे कम हो गई, क्वालिफाइंग सर्विस कम हो गई। साथ ही साथ जो इनकी रिटायरमेंट एज है वो भी बहुत कम है। तो इस वजह से इनके जो सारी चीजें हो गई, रिटायरमेंट बेनिफिट हो गए, वो काफी कम बनते हैं एज पर कंपेयर टू सिविलियंस या फिर एज पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जवान्स। तो दोस्तों ये कंपैरिजन मैं आपको समझा दिया। सबसे बड़ा कंपैरिजन है एज का, रिटायरमेंट एज का। 60 ईयर्स पे बीएसएफ के जवान और आर्मी में बहुत ही कम, 35 से 40। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों चीजों में। तो इस वजह से पे, पेंशन, सैलरी का जो फर्क है वो यहाँ पे पता लग जाता है। तो ये मैंने आपको जानकारी यहाँ पे समझा दी। बाकी आपकी अपनी चॉइस है कि आप बीएसएफ में जाना चाहते हैं या फिर आर्म फोर्स में आर्मी की ड्यूटी करना चाहते हैं, वो आपके पास चॉइस है। कंपेरिजन मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि सैलरी और पेंशन का सबसे ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे बीएसएफ में ही देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एनपीएस और यूपीएस भी लागू है। तो आपको सोच समझ के ये फैसला लेना है कि आपको बीएसएफ में रहते हुए एनपीएस, यूपीएस लेना है अगर आप 2004 के बाद अपॉइंट हुए, या फिर आर्मी में आप हमेशा ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा ही लेंगे। ये आप पर चॉइस है जो मैंने आपको समझाई है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। कुछ अच्छे संगठन है जो अच्छा प्रपोजल बना के दे रहे हैं वेतन आयोग को।
लेकिन कुछ मूर्ख संगठन है जो बेकार प्रपोजल बना के दे रहे हैं वेतन आयोग को। जी हाँ दोस्तों, एक रिपोर्ट है जो एक अखबार में छपी है। ऐसी दोस्तों एक मूर्ख संगठन है जिन्होंने 8 सीपीसी का प्रपोजल बना के 8 सीपीसी की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया और सबसे मूर्ख वाली बात, मूर्ख वाला प्रपोजल बना के दिया है एक मूर्ख संगठन ने। अब दोस्तों क्या लिखा है इसमें, अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक टेबल बना के दी है कि वेतन आयोग इस टेबल को लागू करे। अगर वेतन आयोग इस टेबल को लागू कर देता है तो आपकी पेंशन में अभी जो डिफरेंस है वो 50% से ऊपर है, और अगर ये टेबल मिल जाए आपको तो आपकी पेंशन में डिफरेंस 100% से अधिक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये टेबल मूर्ख संगठन ने बनाई है, मूर्ख संगठन ने। अब दोस्तों यहां पे देखिए किस तरीके से ये टेबल बनाई है। अब यहां पे देखिए लेवल 1 के लिए फिटमेंट फैक्टर मांगा है 4.00 का, लेवल 1 के लिए 4.0 का फिटमेंट फैक्टर, और वेतनमान मांगा है 72,000 का, कि अगर 18,000 में 4 का फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए तो 72,000 बेसिक हो जाएगी। अब दोस्तों लेवल 1 से बड़ा क्या होता है, लेवल 1 से बड़ा होता है लेवल 2। उसके लिए सबसे कम फिटमेंट फैक्टर मांग लिया, कितना मांग लिया, 3.83 का। लेवल 1 के लिए मांगा है 4 का फिटमेंट फैक्टर और लेवल 2 के लिए मांगा है 3.83 का फिटमेंट फैक्टर, जो लेवल 1 से बड़ा होता है लेवल 2। ऐसी लेवल 3 के लिए मांगा है 3.75 का। यानी लेवल बढ़ते जा रहे हैं और फिटमेंट फैक्टर कम होता जा रहा है। ये किस तरीके की टेबल है, किस तरीके की डिमांड है। वेतन आयोग भी कहेगा कि किस मूर्ख ने ये टेबल बनाई है, किस तरीके का प्रपोजल दिया है। ऐसे लेवल 4 के लिए जो एक नायक का लेवल 4 होता है उनके लिए मांगा है 3.50 का फिटमेंट फैक्टर, फिर हवलदार के लिए मांगा है 3.25 का फिटमेंट फैक्टर, नायब सूबेदार के लिए मांगा है 3.10 का, फिर सूबेदार के लिए 3.0 का, फिर ऐसी ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन का कम फिटमेंट फैक्टर। दोस्तों ये एक मूर्ख संगठन की पहचान है कि उनको खुद ही नहीं पता कि किस तरीके से पे मैट्रिक्स में फिटमेंट फैक्टर डिसाइड करे जाते हैं, किस तरीके से मिनिमम पे से मैक्सिमम पे बनाने के लिए फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाता है लेवल वाइज। लेकिन उल्टा इन संगठनों ने लेवल बढ़ तो रहा है लेकिन फिटमेंट फैक्टर कम कर दिया। यहीं से दोस्तों इनकी गलती पकड़ में आ गई। आप खुद ही देख रहे हैं, लेवल 1 के लिए मांग लिया 4 फिटमेंट फैक्टर, लेवल 2 के लिए मांग लिया 3.83 का। फिर दोस्तों यहां पे कम फिटमेंट फैक्टर हो रहे हैं जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा है। लेवल बढ़ता है तो फिटमेंट फैक्टर बढ़ना चाहिए जैसे कि 7 सीपीसी में हुआ, लेकिन ये अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की डिमांड कर रहे हैं। अलग अलग फिटमेंट फैक्टर से आपका डिफरेंस और बढ़ेगा और पेंशन में विसंगतियां बढ़ जाएंगी। अगर देना है तो सबको एक समान फिटमेंट फैक्टर दीजिए, जैसे कि पेंशन में 2.57 दिया गया। अगर देना है तो सबको समानता में लाइए, तभी विसंगतियां दूर होंगी। तो दोस्तों इस प्रपोजल से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। ये बेकार का प्रपोजल है, एक मूर्ख संगठन ने ये प्रपोजल बना के भेजा है। बाकी देखते हैं कि वेतन आयोग इसका क्या जवाब देता है। मुझे तो लगता है कि जो कचरे का डब्बा होता है उसमें इनका ये प्रपोजल डाल दिया जाएगा, ऐसा ही होने वाला है। तो दोस्तों ये मैंने आपको यहाँ पे गलती समझा दी कि किस तरीके से संगठन गलती कर रहे हैं प्रपोजल बनाने में। जब तक आप सही डिमांड नहीं दोगे, जब तक वेतन आयोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, पढ़ेगा भी नहीं, सीधा कूड़े के डस्टबिन में डाल देगा, डस्टबिन में वो डाला जाएगा। ये मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए समझा रहा हूं कि आप भी समझें कि क्या प्रपोजल दिया जा रहा है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब लास्ट इंफॉर्मेशन है ECHS मेडिकल फैसिलिटी के बारे में और FMA के बारे में। कई पूर्व सैनिकों को दोनों में से कोई एक चीज जैसे FMA या फिर ECHS की फैसिलिटी नहीं मिल रही। लेटेस्ट रूल क्या है, दोनों में से कोई एक चीज लेने का, इसकी जानकारी दोस्तों मैं आपको दे रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जरा ध्यान से समझिएगा। पूर्व सैनिक या फिर पेंशनर या फिर फैमिली पेंशनर फिक्स मेडिकल अलाउंस और ECHS दोनों में से कोई एक ही सुविधा चुन सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये जानकारी तो आपको पता होगी। या तो आप ECHS की फैसिलिटी ले सकते हैं, मेडिकल की फैसिलिटी ले सकते हैं, या फिर आप FMA का पैसा ले सकते हैं। 1,000 रुपए ले सकते हैं हर एक महीने अपनी पेंशन में। सेम रूल सिविलियंस के लिए भी है, या तो वो CGHS की फैसिलिटी ले सकते हैं या फिर पेंशन में 1,000 रुपए ले सकते हैं। यही रूल डिफेंस पे भी लागू है। डिफेंस में ECHS आता है और सिविलियंस के लिए आता है CGHS। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके भी रूल अलग है, ये मैं आपको समझाता हूं। नियम के अनुसार आप एक समय पर
दोनों सुविधाओं का लाभ नहीं ले सकते। जी हाँ दोस्तों, एक ही टाइम पर आप दोनों ऑप्शन नहीं ले सकते। यदि कोई पूर्व सैनिक या फिर फैमिली पेंशनर ऐसा करता है तो उसे गैर कानूनी माना जाता है और सरकार द्वारा एफएमए की रिकवरी की जाती है पेंशन में से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एफएमए का पैसा भी ले रहे हैं, पेंशन में 1,000 रुपए भी ले रहे हैं और दूसरी तरफ आप मेडिकल की फैसिलिटी भी ले रहे हैं, अगर सरकार को पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी को यह बात पता लगती है तो आपकी पेंशन में से रिकवरी होती है एफएमए की। यानी जो 1,000 रुपए आपको दिए जा रहे हैं उसे बंद करके आपकी रिकवरी करी जाती है। तो दोनों ऑप्शन में से आपको एक ही ऑप्शन मिलना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो तुरंत बताइए अपनी पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी को, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आपकी रिकवरी बंद सकती है। फिर क्या लिखा है, लेटेस्ट नियमों और दोनों के बीच चयन करने की शर्तों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, अब दोनों में से किस तरीके से आप एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, क्या है रूल्स रेगुलेशन, अब ये समझ लीजिए। सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर नियम है। जी हाँ दोस्तों, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, लेकिन उसका एक नियम है, वो है रिटायरमेंट की एज, कब आप रिटायर हुए, उसके आधार पे आप दोनों में से एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, 1 अप्रैल 2003 या फिर उसके बाद रिटायर हुए सैनिक, इन सभी पूर्व सैनिकों के लिए ईसीएचएस की सदस्यता लेना अनिवार्य है, कंपलसरी है। यह सैनिक किसी भी परिस्थिति में एफएमए के हकदार नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए, जो पूर्व सैनिक जवान 1 अप्रैल 2003 या फिर उसके बाद रिटायर हुए हैं, तो दोस्तों उनको मेडिकल की फैसिलिटी लेना कंपलसरी है, वो मेडिकल की फैसिलिटी जरूर लेंगे। उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कि वो एफएमए पे स्विच कर सके, वो एफएमए नहीं ले सकते क्योंकि उनके लिए कंपलसरी है मेडिकल की फैसिलिटी लेना, ईसीएचएस की फैसिलिटी लेना, जैसे कि दोस्तों आपके पीपीओ में भी मेंशन करा हुआ होगा। फिर दोस्तों 1 अप्रैल 2003 से पहले सेवानिवृत्त जो हुए हैं, 1 अप्रैल 2003 से पहले अगर आप रिटायर हुए तो दोस्तों आप फिर प्री 2003 की कैटेगरी में आएंगे। यानी प्री 2003 पेंशनर के पास विकल्प होता है, वे चाहे तो एक मुश्त योगदान देकर ईसीएचएस में शामिल हो सकते हैं या फिर ईसीएचएस छोड़कर हर महीने एफएमए ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पूर्व सैनिक 2003 से पहले रिटायर हुए हैं उनके पास ऑप्शन है, या तो वो ईसीएचएस की फैसिलिटी ले सकते हैं या फिर ईसीएचएस को छोड़कर उसे क्विट करके आप एफएमए का पैसा ले सकते हैं अपनी पेंशन में 1,000 रुपए। फिर दोस्तों कुछ और रूल्स हैं जो मैं आपको यहां पे समझा देता हूं। विशेष परिस्थिति, जब ईसीएचएस सदस्य को भी एफएमए मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों एक विशेष कारण है जिसमें एक ईसीएचएस के बेनिफिशियरी को भी एफएमए का पैसा दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब उसकी एक कंडीशन है, वो भी आप समझ लीजिए। रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नियम के अनुसार एक विशेष परिस्थिति में ईसीएचएस सदस्य होने के बावजूद 1,000 रुपए प्रति महीना एफएमए दिया जाता है। अब कौन सी वो परिस्थिति है, यदि पूर्व सैनिक ऐसे जिले में स्थायी रूप से रह रहा है जहां कोई भी ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक, मिलिट्री हॉस्पिटल या फिर अपग्रेड की गई एमआई रूम की सुविधा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पूर्व सैनिक को एफएमए भी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, कई ऐसे पूर्व सैनिक हैं जो स्थायी रूप से ऐसे जिले में रह रहे हैं जहां पे ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक नहीं है, कोई भी मिलिट्री हॉस्पिटल नहीं है, एमएच नहीं है या फिर अपग्रेड की गई एमआई रूम भी नहीं है, तो वहां पर पूर्व सैनिक को एफएमए दिया जाता है। गंभीर बीमारी होने पर ईसीएचएस के तहत अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा भी मिलती है। हालांकि जिला अस्पताल ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक ना होने के कारण उनकी ओपीडी, दवाइयां और डॉक्टर परामर्श की सुविधा बंद हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, किसी विशेष कारण के तौर पे एफएमए का पैसा यहां पे दिया जाता है और ईसीएचएस की फैसिलिटी भी दी जाती है, लेकिन उन पूर्व सैनिकों को जहां पर स्थायी रूप से, जहां पर कोई ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक नहीं है, जहां पे मिलिट्री हॉस्पिटल नहीं है या फिर एमआई रूम की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में पूर्व सैनिकों को एफएमए का पैसा भी मिलता है और कुछ कंडीशन में कुछ फैसिलिटी भी दी जाती है। जैसे ही उस जिले में नया ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक चालू हो जाता है तो एफएमए मिलना तुरंत बंद हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही उस जिले में कोई पॉलिक्लिनिक खुल जाता है या फिर अस्पताल खुल गया, पॉलिक्लिनिक खुल गया, तो तुरंत पूर्व सैनिक का एफएमए को बंद कर दिया जाता है, तो तुरंत उसकी पेंशन में जो एफएमए मिल रहा होता है उसे बंद कर दिया जाता है। फिर दोस्तों
कुछ और कंडीशन समझिए आप। एफएमए बंद करने और ईसीएचएस शुरू करने की प्रक्रिया, किस तरीके से आप एफएमए को बंद कर सकते हैं और ईसीएचएस की फैसिलिटी शुरू करवा सकते हैं। यदि आपको पेंशन के साथ एफएमए मिल रहा है, अगर 1,000 रुपए आपको मिल रहे हैं पेंशन में, तो अब आप ईसीएचएस कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित कदम उठाने होंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको पेंशन के साथ एफएमए मिल रहा है और अब आप ईसीएचएस कार्ड बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। स्पर्श या बैंक से एफएमए बंद करवाएं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अगर आप ईसीएचएस की फैसिलिटी पाना चाहते हैं तो अगर आपको एफएमए मिल रहा है तो आपको एफएमए बंद करवाना होगा। स्पर्श में भी वो ऑप्शन है एफएमए बंद करवाने का। अगर बैंक से आप पेंशन ले रहे हैं तो वहां से आपको एफएमए बंद करवाना होगा। आपको अपने पेंशन डिस्पेंसिंग अथॉरिटी जैसे स्पर्श पोर्टल या फिर बैंक में लॉगिन करके एफएमए को स्टॉप करने की रिक्वेस्ट डालनी होगी। सबसे पहले एफएमए का पैसा आपको बंद करवाना पड़ेगा। नॉन ड्रॉल सर्टिफिकेट, जी हाँ दोस्तों, एक सर्टिफिकेट भी है जिसे हम बोलते हैं नॉन ड्रॉल सर्टिफिकेट। एफएमए बंद होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट, नॉन ड्रॉल सर्टिफिकेट मिलेगा जो प्रमाणित करता है कि अब आप मेडिकल भत्ता नहीं ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपका एफएमए बंद हो जाएगा, जैसे पेंशन में से एफएमए आपका बंद कर दिया जाएगा, तो उसके बाद एक सर्टिफिकेट जारी होगा जो इस बात की पुष्टि करेगा कि आपका एफएमए बंद हो चुका है। फिर दोस्तों आपको ईसीएचएस कार्ड के लिए अप्लाई करना है। जब आपका एफएमए बंद हो जाएगा फिर आपको ईसीएचएस कार्ड के लिए अप्लाई करना है। या तो ईसीएचएस में आप जा सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अपलोड करके आप अपने ईसीएचएस स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। एफएमए बंद होने के बाद ही आपका ईसीएचएस कार्ड पूरी तरह एक्टिव माना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो आपको कॉपी मिली होगी सर्टिफिकेट की एफएमए बंद होने की, वो सर्टिफिकेट आप लगाएंगे जब आप ईसीएचएस कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही आपका एफएमए बंद हो जाएगा पूरी तरीके से, तब दोस्तों आपका जो कार्ड है ईसीएचएस का वो एक्टिव हो जाएगा। यदि आपकी पेंशन स्लिप में एफएमए और ईसीएचएस दोनों की एंट्री एक साथ दिख रही है तो भविष्य में होने वाली भारी रिकवरी से बचने के लिए तुरंत स्पर्श पोर्टल या अपने नजदीकी जिला सैनिक बोर्ड से संपर्क कर एफएमए बंद कराएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी पेंशन स्लिप में अगर दोनों चीजें दिखा रहा है, अगर पीपीओ में दोनों चीजें दिखा रहा है, 1,000 रुपए भी और साथ में ईसीएचएस की एंट्री भी कि ईसीएचएस का कंट्रीब्यूशन आपका इतना काटा जा रहा है, ईसीएचएस से जुड़ा कोई भी चीज अगर पीपीओ में दिखा रहा है, पेंशन स्लिप में दिखा रहा है और फिर एफएमए भी दिखा रहा है 1,000 रुपए, तो तुरंत आप कंप्लेन करें। सबसे पहले आप एफएमए को बंद करवाएं, नहीं तो आपकी आगे रिकवरी भी हो सकती है पेंशन में से एफएमए की 1,000 रुपए की। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सारे पॉइंट मैंने आपको समझा दिए। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी। सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।